Hello everyone, this is Saloni Pandey and I welcome you all to Magnet Brains, the only channel where you get complete CBSE courses from kindergarten to class 12, साथ ही साथ में NTSC, ओलंपियाड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और सभी स्टेट बोर्ड के वीडियोस और सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सर हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 3 और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमने उस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। मतलब कि आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है दैट इज एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, उसका हम टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। साथ ही साथ में हमने इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कंप्लीट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चंस हमसे पूछे थे और हमने उन सभी 10 क्वेश्चंस को भी आंसर कर लिया है। अब बारी आ जाती है चैप्टर के रिवीजन की, यानी कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जहां पर हम एक बार वापस से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए किन चीजों पर, और एग्जैक्टली आपने क्या सारा कुछ पढ़ा उसको हम जो है रिवाइज कर लेंगे, ताकि ऐसा कभी भी ना हो कि आपने जो भी पढ़ा वो सब कुछ आप भूल गए। क्यों? क्योंकि रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिविजन करोगे तो सारी चीजें याद रहेंगी, नहीं तो जस्ट एक बार समझ में आया और 5 दिन बाद सब भूल जाओगे, सब दिमाग से चला जाएगा, कहाँ एनवायरमेंट कहाँ सोसाइटी, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए रिवीजन करना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम स्टार्ट करेंगे एक ओवरव्यू के साथ में कि हमने इस चैप्टर में क्या सारी चीजों को पढ़ा था। हम ज्यादा डिटेल्स में देखो नहीं जाने वाले हैं, जस्ट एक बार वापस से रिकॉल। और अगर आप सभी मेरे साथ में नोट्स बना रहे हैं, नोटबुक पेन आपने रखा है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि आपको नोट्स मेरे साथ साथ में बनाने हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। मतलब ये फिर आपकी फुल लेंथ प्रिपरेशन हो गई चैप्टर नंबर 3 के एग्जाम्स के लिए। क्लियर है? सो चलो स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू में हम देखते हैं हमने क्या सारी चीजें पढ़ी। तो सबसे पहले जो हमको इस चैप्टर का नेम ही सजेस्ट कर रहा है दैट इज एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। एनवायरनमेंट इन शॉर्ट नेचर, और जो सोसाइटी हमारी ह्यूमन सोसाइटी है वो दोनों के बीच में क्या एक रिलेशनशिप है। सो हमने स्टार्ट किया इकोलॉजी एंड सोसाइटी के साथ में, जिसमें हमने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, नेचर और इन सभी के बीच का रिलेशनशिप, ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सोशल इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स कैसे जो है सोशल प्रॉब्लम्स में जाती हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड क्राइसिस, कौन कौन से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती है, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क। इन शॉर्ट हमने रिस्क सोसाइटीज के बारे में भी पढ़ा हुआ है कि जो है रिस्क सोसाइटीज क्या होती हैं। और इसमें हमने ढेर सारे एग्जांपल्स पढ़े, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एग्जांपल हो गया, भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जांपल हो गया, ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की पॉल्यूशन क्या होता है, साथ साथ में जो है ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब कुछ हमने पढ़ा। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कैसा ये पाथ है, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं, कहाँ से ये शुरू होता है, वाटर स्कैरसिटी, वाटर पार्क्स, अर्बन पुअर्स, रूरल पुअर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। सो स्टार्ट करेंगे इसी एक पैटर्न में, जहां सबसे पहले एनवायरनमेंट और सोसाइटी के रिलेशनशिप्स के साथ में जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखो आपने एक सोशल डार्विनिज्म थ्योरी पढ़ी हुई है ना, चार्ल्स डार्विन की, जिन्होंने नेचुरल इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि ये जो पूरा ऐसे बोले ना कि ये जो पूरा अर्थ है इसमें बहुत डिफरेंट रीजन्स हैं, डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की इकोलॉजी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। चेंजिंग टाइम के साथ में ये सब भी चेंज होता रहता है। तो जो भी पर्सन, जो भी ह्यूमन बीइंग इस चेंजिंग इन्वायरमेंट्स के साथ में फिट रहेगा, इनको एडेप्ट करता रहेगा, लास्ट तक वही सर्वाइव करने वाला है। ठीक है, मतलब ये एक रेस है सर्वाइवल की, और जो फिट होगा वही सर्वाइव करने वाला है। दैट इज योर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट। वैसे ही ये जो सोसाइटीज हैं, ये सोसाइटीज हमेशा चेंज होती रहती हैं। इसमें ह्यूमंस की नीड्स के अकॉर्डिंग, डिमांड्स के अकॉर्डिंग, हमेशा जो भी मॉडर्न चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करते हैं। जो सोसाइटी चेंज होती रहेगी वही सोसाइटी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने वाली है। तो इन्वायरमेंट और सोसाइटी दोनों में चेंजेस आते हैं, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम सोसाइटी को इमेजिन नहीं कर सकते, सोसाइटी नहीं होगी तो इन्वायरमेंट के रहने का भी कोई मतलब नहीं है, वो इन्वायरमेंट भी एक दिन खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इस इन्वायरमेंट से ही कैसे जो है नेचुरल इवोल्यूशन होता है, कैसे जो है फिश, मैमल, देन चिंपांजी, देन ह्यूमन बीइंग जो है वो सारा कुछ इवॉल्व होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। मतलब कि ये सारा कुछ रिकॉल कराने का मतलब क्या था कि आप तभी इन्वायरमेंट और सोसाइटी के रिलेशनशिप को समझ पाओगे कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है, ये आ गया समझ में। इन्वायरमेंट, नेचर, इकोलॉजी, ये आप जानते हो क्या है, मतलब 6th क्लास की साइंस से पढ़ते हुए आ रहे हो। सोसाइटी के बारे में जब से 11th सोशियोलॉजी मतलब पढ़ना स्टार्ट किया, 11th में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया, तब से सोशियोलॉजी को जानते हो कि एग्जैक्टली सोशियोलॉजी या सोसाइटी क्या है, जहां हम ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बींग्स का स्टडी इन द सेंस कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी साथ में आते हैं, सिविलाइज्ड होते हैं, अपनी एक सोसाइटी फॉर्म करते हैं। उस सोसाइटी के अपने नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन एंड मतलब कास्ट सिस्टम हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटिकल हो गया, ये सब कुछ उस सोसाइटी का पार्ट होता है। जो भी हमारे आसपास है वो सब सोसाइटी है। और फिर नेचर को भी ऐसे ही समझा जाता है कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट है वो पूरा हमारा नेचर है, वो हमारी पूरी इकोलॉजी है। सो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इस चैप्टर के अंदर सारा कुछ, उसको एक बार रिकॉल करें। सो देखो, इकोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं और उनका जो एनवायरनमेंट होता है, यानी कि बायोलॉजिकल प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट और सिस्टम। इकोलॉजी इक्वल्स लिविंग थिंग्स बोलूं या बायोलॉजिकल, एंड एनवायरनमेंट या फिजिकल। तो बायोलॉजिकल प्लस फिजिकल सिस्टम या एनवायरनमेंट जो है, इसको जब हम स्टडी करते हैं दैट मीन्स योर इकोलॉजी। इसको स्टडी करना या इट रेफर्स टू बायोलॉजिकल प्लस फिजिकल एनवायरनमेंट, लिविंग थिंग्स प्लस देयर एनवायरनमेंट, दैट मीन्स इकोलॉजी। जहां हम इन दोनों के बीच में किस एक तरीके की रिलेशनशिप है इससे स्टडी करते हैं, उसे इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। The term ecology denotes the web of physical and biological systems and processes of which the humans are one element. इस इकोलॉजी के humans जो हैं वो बहुत ही important element हैं। ठीक है, ये जो इकोलॉजी मैंने आपको बताई इसके एक बहुत ही important element है, that is your humans. तो humans are part of this ecology and humans are very important part of this ecology. Biological बोला तो उसमें humans आ ही गए, living things मतलब living beings के अंदर humans आ गए, बट ecology में human beings का एक बहुत ही important role है, वो आपको एक और बार वापस से बताया गया है। जितने भी mountains हैं, rivers हैं, plains हैं, oceans हैं, सभी ecology के elements हैं। इन सभी फिजिकल एनवायरनमेंट, इन सभी फिजिकल सिस्टम की अपनी अपनी इकोलॉजी होती है। सभी सोसाइटीज जितनी भी वर्ल्ड में है, सभी का अपना अपना इकोलॉजिकल बेसिस होता है। ऐसा कोई भी सोसाइटी नहीं है जिसमें किसी भी तरीके की कोई इकोलॉजी ना हो। हर एक सोसाइटी में इकोलॉजी होती है, ह्यूमंस उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। एनवायरनमेंट नॉट ओनली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ सोसाइटी बट ऑल्सो द पीपल लिविंग इन देम। अब ये जो एनवायरनमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताता कि सोसाइटी का पैटर्न क्या होगा, बल्कि उसमें किस तरह के लोग रह रहे हैं ये भी बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर बहुत ही हॉट क्लाइमेट है तो वहां के पीपल कैसे होंगे, उनकी सोसाइटी का पैटर्न कैसा ये तो बता दिया, बट वहां के लोग कैसे होंगे, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उनकी फूड हैबिट्स कैसी होगी, उनकी क्लोथिंग हैबिट्स कैसी होगी, उनका ट्रेडिशन कैसा होगा, किस तरह के वो कल्चर फॉलो करते होंगे, ये वहां का एनवायरनमेंट बता देता है। जस्ट सपोज कहीं पे बहुत कोल्ड क्लाइमेट है तो वहां के पीपल कैसे होंगे वो वहां का एनवायरनमेंट बता देता है। तो एनवायरनमेंट सिर्फ पैटर्न ऑफ सोसाइटी नहीं बल्कि उसमें किस तरह के लोग रह रहे हैं ये भी बताता है। इकोलॉजी इज अफेक्टेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन जियोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी। वहां की जियोग्राफी कैसी है, वहां की हाइड्रोलॉजी कैसी है, ये दोनों की मतलब इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन भी जो है इकोलॉजी को अफेक्ट करता है। एंड दीज फैक्टर्स ऑल सो इवेंचुअली लिमिट एंड शेप हाउ ह्यूमन बीइंग्स लिव एंड कुड लिव एट अ पर्टिकुलर प्लेस। और किसी पर्टिकुलर प्लेस में ह्यूमंस किस तरह से रहेंगे, क्या करेंगे, ये सारा कुछ इकोलॉजी के थ्रू ही डिटरमाइन होता है। जैसे कहीं पर बहुत ही हिली रीजन्स हैं, ठीक है, हिली रीजन्स की अगर हम बात करें सो वो वहाँ की इकोलॉजी है, वो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो वहाँ का नेचर है, बट वहाँ जितने भी पीपल रह रहे हैं वो इस इकोलॉजी से अफेक्टेड रहते हैं। तो वहाँ के लोग जो है हिली रीजन्स में रह रहे हैं तो किस तरह के जो है उनकी लाइफ स्टाइल होगी, कैसे क्लोथ्स वो पहनेंगे, किस तरह का फूड वो कंज्यूम करेंगे ताकि वो जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अपने आप को सेव करके रख सके, क्योंकि बहुत कोल्ड क्लाइमेट टाइप जो है मतलब ये रीजन हो गया। क्लियर है, आए ये भी समझ में। तो इकोलॉजी और सोसाइटी जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑन इकोलॉजी। अब इस इकोलॉजी पे ह्यूमन एक्शंस का क्या इफेक्ट होने वाला है। सो इकोलॉजी इज द आउटसाइड एनवायरनमेंट बट इट इज वेरी मच अफेक्टेड एंड मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्शन। अब इकोलॉजी वैसे एक आउटसाइड एनवायरनमेंट है, ठीक है, इसके अंदर आपका पूरा बायोलॉजिकल और सारा फिजिकल एलिमेंट सब कुछ आ गया इसके अंदर, बट ये हमारे आउटसाइड होता है, हमारे इनसाइड नहीं होता। लेकिन फिर भी जो ह्यूमंस के एक्शंस होते हैं उससे इकोलॉजी बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है। लाइक problems like drought proneness and flood proneness are often produced by human intervention. Especially deforestation is one such factor that is mainly caused by human actions. This factor of deforestation often causes the river to become more flood prone. अब जैसे
कोई एरिया है वहां बहुत ज्यादा ड्रॉट आता है, वहां बहुत ही ज्यादा फ्लड आता है, तो ये सारी चीजें ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से होती है। अब आप बोलोगे कि फ्लड तो भैया नेचुरल कैलेमिटी है, अब डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन कौन कर रहा है? ये तो ह्यूमन एक्शन है ना, और इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो एरिया फ्लड प्रोन या ड्रॉट प्रोन हो चुका है। सो इसमें रीजन मतलब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? सो अगेन ह्यूमन एक्शन। सो ह्यूमन एक्शन जो होते हैं वो कुछ इस तरह से जो है मतलब इन्वायरमेंट को या इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं। और ये हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया ड्रॉट का, फ्लड का एंड डिफॉरेस्टेशन का। क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी मैन मेड है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो गैसेस हैं उनका जो रिलीज है वो सारा कुछ जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसे हम आगे अभी और भी अच्छे से एक बार वापस से रिकॉल करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोब मतलब जो ग्लोब है, जो अर्थ है, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जितनी भी हीट की जो मतलब जो भी सन की हीट है उसको ट्रैप करते हुए चला जा रहा है। अब ये ग्लोब वार्म हो रहा है, इसकी वजह से क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन हो रहे हैं तो सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होने से जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो उसमें सबमर्ज्ड होते चले जा रहे हैं। तो अगर ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली गई तो पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, एक दिन ये पूरा का पूरा अर्थ जो है खत्म हो जाएगा। तो क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी मैन मेड फैक्टर है, इसके लिए भी ह्यूमन से रिस्पॉन्सिबल है। और फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में खैर डिफिकल्ट भी है कि हम नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स को इकोलॉजिकल चेंज के लिए सेपरेट कर पाए, हम बता पाए कि कौन सी चीजें नेचुरली हो रही हैं, कौन सी चीजें मैनमेड हो रही हैं। क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन ह्यूमंस ने किया, लेकिन फ्लड जो आ रहा है दैट इज योर नेचुरल कैलेमिटी कहीं ना कहीं, ठीक है। सो उसको डिस्टिंग्विश करना धीरे धीरे टाइम के साथ में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। एंड बिसाइड्स दीज बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रोसेसेस लाइक रिवर फ्लो एंड फॉरेस्ट स्पीशीज व्हिच ह्यूमंस हैज ट्रांसफॉर्म्ड, देयर आर अदर इकोलॉजिकल एलिमेंट्स मेड बाय ह्यूमंस व्हिच आल्सो अफेक्ट द इकोलॉजी। अब यहाँ पर अभी हमने कुछ जो है मतलब बायोफिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रोसेसेस देखे, जैसे रिवर का फ्लो होना, फॉरेस्ट की स्पीशीज को होना, इन सारी चीजों को ह्यूमन ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जितने भी एग्जांपल अभी हमने पढ़े, और भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, इकोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर फार्म की अगर हम बात करें, सो एग्रीकल्चर में आज के टाइम में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं जिससे कि यहाँ पर जो नेचर है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड दिस हैज नॉट ओनली इंक्रीज द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन सोसाइटीज बट ऑल्सो पोल्यूटेड द वाटर बॉडीज इन द रीजन्स। और इन यूज ऑफ केमिकल्स, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स, इन सारी चीजों की वजह से सिर्फ और सिर्फ नेचर मतलब वहाँ के सिर्फ एग्रीकल्चर फार्म उस एरिया को ही अफेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि इससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। पॉल्यूशन के साथ साथ में जो वहाँ की वाटर बॉडीज है उनमें ये सारा एक्सक्रीशन वहां जाता है, तो वो वाटर बॉडीज भी इसकी वजह से अफेक्ट हो रही है। तो पूरा का पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उस पर्टिकुलर एरिया का वो भी इसकी वजह से अफेक्ट हो रहा है। एंड ऑल दीज, इन सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ह्यूमन एक्शंस। क्लियर है? तो ह्यूमन एक्शन जो है वो भी बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट करते हैं इकोलॉजी को। नेक्स्ट है आपके सोशल एनवायरनमेंट्स। नाउ इंटरेक्शन बिटवीन बायोफिजिकल इकोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरवेंशंस। अब एक तरफ पूरी बायोफिजिकल इकोलॉजी है जिसमें आपके फ्लोरा, फौना और ये सारी चीजें आ गई, और दूसरी तरफ है आपके ह्यूमन इंटरवेंशन। तो सोशल एनवायरनमेंट एक कैसे क्रिएट होता है वो अब हम यहाँ देखेंगे। सो सोशल एनवायरनमेंट्स इमर्ज फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन बायोफिजिकल इकोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरवेंशन। इन दिस टू-वे process society and nature give shapes to each other. For example, the fertile soil of Indo-Gangetic plain helps in intensive agriculture. Now एक ये कैसा प्रोसेस है यहाँ सोसाइटी और एनवायरनमेंट के बीच में, where nature shapes society and society shapes nature। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर नेचर ने सोसाइटी को बनाया और सोसाइटी ने नेचर को बनाया, और इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तब सोशल एनवायरनमेंट्स इमर्ज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल है। फर्टाइल सॉइल होने की वजह से यहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकता है, और उस एग्रीकल्चर से बहुत से ज्यादा जो है प्रोड्यूस होने वाला है, मतलब कि बम्पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। मतलब देखो क्या हो रहा है कि इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया जो है वहां पर बड़ा ही फर्टाइल
सॉइल है, तो मतलब कि ये एक नेचर का एडवांटेज है कि वहां पर हमको फर्टाइल सॉइल जो है मिल जाता है, जिससे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगा, बम्पर प्रोडक्शन होगा, बम्पर प्रोडक्शन की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो क्या हो रहा है कि और भी जितने भी डिफरेंट फार्मर्स हैं, मतलब जितने भी हो सकते हैं, वो सभी उस एरिया में आकर जो है इन्वेस्ट करते हैं, उस एरिया में आकर जो है अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सके। तो ये एक नेचर का एडवांटेज है, और इस नेचर के एडवांटेज को कौन मतलब फ्रूटफुल और ज्यादा कौन बना रहा है? सो जितने भी पीपल हैं, जो सोसाइटी है वो। तो इस नेचर एडवांटेज को सोसाइटी जो है यूज कर रही है, ठीक है, और वहां पर जो है ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन आके रहना स्टार्ट कर देती है, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गया, मतलब कम एरिया और लोग ज्यादा से ज्यादा आकर रह रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान वगैरह की अगर हम बात करें, जहां पर ड्राई एरिया है, एरिड रीजन है, जहां पर जो है लैंड बहुत ही अनप्रोडक्टिव लैंड है, वहां सिर्फ पेस्टोरलिस्ट जो है सिर्फ वही जो है वहां पर रह सकते हैं। इसके अलावा और दूसरे जो लोग हैं वो वहां पर नहीं रह सकते, क्योंकि वहां का लैंड ही प्रोडक्टिव नहीं है, तो एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस नहीं होगा, ना ही कोई प्रोड्यूस होगा, ना ही कोई जो है एडवांटेज या प्रॉफिट होने वाला है। दूसरी तरफ The social organization of capitalism has shaped nature across the world. दूसरी तरफ जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है कैपिटलिज्म का, उसने नेचर को जो है वर्ल्ड में शेप कर दिया। यहाँ हमने देखा कि नेचर ने कैसे सोसाइटी को शेप करा, अब कैसे सोसाइटी नेचर को शेप करती है, तो उसमें एक एग्जांपल है कैपिटलिज्म। जैसे एग्जांपल प्राइवेट ऑटोमोबाइल है, कैपिटलिस्ट कॉमोडिटी है, जिसने सभी की लाइफ और लैंडस्केप को चेंज करके रख दिया है। सबके पास में अपने अपने पर्सनल व्हीकल्स हैं, सब अपने अपने पर्सनल व्हीकल्स के थ्रू जो है घूमते हैं फिरते हैं, अपना काम करते हैं, जिससे उनका टाइम सेव हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, साथ ही साथ में जो है पॉल्यूशन भी बढ़ने लग गया है, और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं ऑयल को लेके, पेट्रोल डीजल को लेके, और ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो ये क्या हो गया कि किस तरीके से एक सोसाइटी ने नेचर को शेप कर दिया। वो अपनी कॉमोडिटी, अपना प्रोडक्ट लेके आ गए, और उसको ज्यादा से ज्यादा जब सोसाइटी में लोग यूज करने लगे तो उससे नेचर हार्म हो रहा है। एयर पोल्यूशन हो रही है, सिटीज में कंजेशन हो रहा है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ऑयल को लेके वॉर हो रहा है। ऑयल क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। क्लियर है? आए ये भी समझ में। तो इस तरीके से जो है ये एक टू वे प्रोसेस है, एंड दस ह्यूमन इंटरवेंशन हैव द पावर टू चेंज द एनवायरनमेंट ऑफन परमानेंटली। और इसीलिए जो ह्यूमंस इंटरवीन करते हैं उनके पास में इतनी ज्यादा आज के टाइम में स्पेशली पावर है कि वो नेचर को या एनवायरनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं परमानेंटली। आपका नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, the overall interaction between environment and society is shaped by social organization. जो पूरा इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट और सोसाइटी के बीच में, ये कौन शेप करता है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे करती है? तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1, जहां हमने सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी को पढ़ा था कि हर एक सोसाइटी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ह्यूमन एक्शंस भी आते हैं, ह्यूमंस के बीच में रिलेशनशिप भी आती है, कैसे उन सारी चीजों को गाइड करना है। तो सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड भी है, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, रिलीजन है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज उसके अंदर होती है। ठीक है, तो वो एक सोसाइटी का अपना ऑर्गेनाइजेशन है। वो सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, दैट इज इट्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोसाइटी जिस भी तरह से ऑर्गेनाइज है वो डिसाइड करेगी कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। सो द कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी बिकम्स एसेंशियल एज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप इन अ सोसाइटी। द सोशल ऑर्गेनाइजेशन इवेंचुअली इन्फ्लुएंसेस हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स रिलेट टू देयर एनवायरनमेंट। अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है। मान लो ये एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी का अपना एक स्ट्रक्चर है, इस सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन है। क्या है? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, मतलब ये सोसाइटी डिवाइडेड है, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जस्ट सपोज ये एक हायरार्की है इस सोसाइटी की। अब जो भी इसमें टॉप पर होगा, कोई इसमें बॉटम पर होगा, कोई इसमें मिडिल पर होगा, कोई यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, मतलब हर एक पर्सन की एक लोकेशन है इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, ये कैसे डिटरमाइन होती है? उस पर्सन का सोशल स्टेटस क्या है, उसके पास में कितनी पावर है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आप मतलब जो है कहाँ से, आप मैन हो, आप वुमेन हो, आप रूरल एरिया से आते हो, आप अर्बन एरिया से आते हो, ये सारी चीजें क्या डिस्टिंग्विश करती हैं कि आपका सोशल स्टेटस क्या होगा, आप इस स्ट्रक्चर के अंदर आप कहाँ कौन सी पोजीशन पर होने वाले हो। मैन हो तो अपर स्ट्रेटा में रहोगे, वुमेन हो तो लोअर स्ट्रेटा में रहोगे। कास्ट की बात करें, अपर कास्ट से आते हो तो अपर स्ट्रेटा, लोअर कास्ट से आते हो लोअर स्ट्रेटा। एक एग्जांपल दे रही हूं। तो आपका इस स्ट्रक्चर में जहां भी पोजीशन होगी वो पोजीशन डिफाइन करेगी कि आपका सोसाइटी के अंदर क्या स्टेटस है, और आपका सोशल स्टेटस बताएगा कि आप एनवायरनमेंट के साथ में किस तरह से जो है अपनी एक रिलेशनशिप फॉर्म करके रख सकते हो।
मतलब आपके और एनवायरनमेंट के बीच में कैसी एक रिलेशनशिप होने वाली है, ये सोसाइटी की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिटरमाइन करने वाली है। जैसे प्रॉपर्टी में आपकी ओनरशिप है या नहीं, अगर आपकी प्रॉपर्टी में ओनरशिप है तो आप बड़े ही रिच पर्सन, आप बड़े ही रिच पर्सन हो तो आप नेचर को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं है आपकी कोई ओनरशिप प्रॉपर्टी के अंदर तो आपके पास में किसी तरह के कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई एक्सेस नहीं है आपका रिसोर्सेज को लेके, और इस अकॉर्डिंग आपका एनवायरनमेंट पर भी कोई कंट्रोल नहीं होगा। सो इट इज ऑल अबाउट एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास में कितने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आपका सोशल स्टेटस क्या है, आप पावरफुल हो या नहीं हो, इकोनॉमिकली आप जो है वेल्दी हो या नहीं हो, और ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगी कि आपका रिलेशन जो है एनवायरनमेंट के साथ में कैसा होने वाला है। लाइक एक एग्जांपल लें, रिवर की अगर हम बात करें, सो रिवर एक बड़ा ही मतलब उसकी बहुत सारी कल्चरल वैल्यूज हैं, इकोलॉजी, यूटिलिटेरियन, उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं कि मतलब इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, कितना ज्यादा यूटिलिटेरियन है वो, उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, हर एक चीज उस रिवर से एसोसिएटेड होती है। लेकिन एक कैपिटलिस्ट उस रिवर को कैसे देखता है कि उसे इस रिवर में जो वाटर है उसको जो है सेल आउट करने से कितना प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था इसमें कि गंगा जल जो है उसको छोटी छोटी बॉटल्स में जो है भर के सेल आउट किया जाता है 10 रुपए 20 रुपए से लेके 1000 रुपए तक में। ठीक है, तो ये क्या है कि कैपिटलिस्ट सिर्फ एक ही चीज देखता है कि मुझे इस पानी से कितना ज्यादा जो है प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो वाटर क्या है, होली मतलब वाटर हो गया, होली रिवर हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, religious values have led some social groups to come forward and protect various sacred groves and species। तो इसका यहाँ पर देखो मीनिंग ये है कि जो आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो वो आपका इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप तय करेगा, दूसरी तरफ आपके नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ, सोसाइटी में क्या नॉर्म्स चलते हैं, क्या वैल्यूज होती हैं, वो आपके इन्वायरमेंट के साथ में जो रिलेशनशिप है उसको फ्रेम करने वाले हैं। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे रिलीजियस वैल्यूज हैं जो ये बोलते हैं कि हमें इस इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए, हमें जो डिफरेंट स्पेशीज हैं, ग्रूव्स हैं, सेक्रेड हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जब वो हम उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे तो हो सकता है कल को वो हमारे लिए किसी तरह से हेल्पफुल हो, या जो है ये उस गॉड की ही मर्जी है कि हम इन सारी चीजों को बचा के रखें। सो अल्टीमेटली सोसाइटी का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ में फिक्स करता है। नेक्स्ट है रिस्क सोसाइटीज। ठीक है, अब रिस्क सोसाइटीज होती हैं तो कैसी होती हैं रिस्क सोसाइटीज, हमने समझ लिया कि पूरा इकोलॉजी और पूरा सोसाइटी का एक रिलेशनशिप क्या है, क्या सारी चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी, उसको अगर शॉर्ट में बिल्कुल समझ ले तो सबसे पहले तो ये एक 2 वे प्रोसेस है जहां दोनों एक दूसरे को शेप करते हैं, इन्वायरमेंट सोसाइटी को, सोसाइटी इन्वायरमेंट को। जैसे कि वो मैंने आपको नेचुरल इवोल्यूशन की पूरी थ्योरी बताई कि ऐसे एक दूसरे से दोनों जो है रिलेटेड हैं, इन्वायरमेंट इसे शेप करेगा, सोसाइटी इन्वायरमेंट को शेप करेगी, इसे मतलब सोसाइटी को। दूसरी चीज हमने देखा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशन होगी वैसे ही वहां पर सोसाइटी और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप होने वाला है, और इस पूरे इंटरेक्शन को सोशल एनवायरनमेंट कहते हैं, या ये सोशल एनवायरनमेंट तब इमर्ज होता है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। सोशल इनइक्वालिटीज कितना ज्यादा मैटर करती हैं ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्लियर है? सो ये सारी चीजें हमने समझ ली, इससे एक रिलेशनशिप क्या है दोनों के बीच में वो हमको समझ में आ गई एनवायरनमेंट और सोसाइटी की। अब हम बात करें रिस्क सोसाइटीज की, तो सोसाइटीज में जो है मतलब सोसाइटीज जो है रिस्क सोसाइटीज भी कहलाती हैं। वो रिस्क सोसाइटीज क्या है, क्या इस रिस्क सोसाइटी का मीनिंग है, वो अब हम देखेंगे। सो मैन हैज बीन कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग विद द टाइम्स। अब मैन जो है वो हमेशा से चेंज होता हुआ जा रहा है, हमेशा से जो मॉडर्न लाइफ है, वेस्टर्न लाइफ है, ये सारी चीजें उसको इम्पेक्ट करती हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से उसने इन्वायरमेंट को भी जो है चेंज करना या अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही हैं। मैनेजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। आप सोचो कि हम बहुत इजीली एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकते हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अब जब इंक्रीज हो रहा है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है स्प्रेड हो रहा है, मतलब कि जितनी तेजी से जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जितनी तेजी से जो है इंडस्ट्रीज का फैक्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब इंडस्ट्रीज बन रही हैं, फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन है, टूल्स है, टेक्निक्स है, जैसे जैसे ये सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, वैसे वैसे बहुत तेजी से कैपिटलिज्म बढ़ रहा है, और वैसे ही वैसे बहुत तेजी से रिसोर्स एक्सट्रैक्शन भी हो रहा है। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, जिससे एनवायरनमेंट इकोसिस्टम हार्म हो रहा है। मतलब कि हम हमारी फैसिलिटीज के लिए, हमारी सुविधाओं के लिए, हमारी इजी लाइफ के लिए हम एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं।
Humans use complex industrial technologies and modes of organization which require sophisticated management systems and are not error free. हम जिस तरीके के एक कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल सिस्टम के अंदर रहते हैं उसको मैनेज करना इन्वायरमेंट के साथ में कोई इजी टास्क नहीं है और इस मैनेजमेंट में हमेशा से कुछ ना कुछ एरर्स जो है आते ही रहते हैं। आज ह्यूमंस रिस्क सोसाइटीज में रह रहे हैं जहां हम ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे प्रोडक्ट को यूज करते हैं जो हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ इंडिया में, चेरनोबिल होता है, मैड काउ डिसीज यूरोप में होता है। ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि जब आप एनवायरनमेंट के साथ में खिलवाड़ करोगे तो आपको किस तरह की चीजें फेस करनी पड़ेंगी। इस रिस्क सोसाइटी का मतलब ही ये है कि आज हम इतने ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं, आज इतने ज्यादा हमको जो है फैसिलिटीज चाहिए, इतनी ज्यादा डिमांड्स आ चुकी है मार्केट में, उन्हें फुलफिल करने के लिए हम ऐसी चीजें ऐसी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं जो हमारे ही कंट्रोल में ना हो। जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर पढ़ा कि यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी वहां पर पेस्टिसाइड्स को बनाया जाता था क्योंकि पेस्टिसाइड्स की बहुत ज्यादा डिमांड थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में। ग्रीन रिवॉल्यूशन कहां से स्टार्ट हुआ कि हम एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, वहां से पेस्टिसाइड की डिमांड उठी। यूनियन कार्बाइड में जो है पेस्टिसाइड्स जो है बनते थे लेकिन वहां से गैसेस का लीकेज था, ठीक है, वहां से जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी उसका लीकेज हमेशा जो है मतलब बताते रहे हैं कि उसमें लीकेज है, लेकिन ना ही गवर्नमेंट ने ध्यान दिया ना ही जो कंपनी है उसने वहां पर ध्यान दिया, बहुत ज्यादा वार्निंग्स देने के बावजूद भी। और अल्टीमेटली 3 दिसंबर की नाइट को, मतलब 2 और 3 दिसंबर की जो नाइट थी उसमें जो है कब 1984 में ये गैस जो है रिलीज हो जाती है और वहां जितने भी लोग थे अराउंड 4 लाख पीपल को जो है ये गैस जो है अफेक्ट करती है। सो ये क्या हुआ कि हम किस तरह से जो है एनवायरनमेंट के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे ही कंट्रोल में नहीं है, हमारी ही टेक्नोलॉजीज। ओके, सो ये इस तरह से हम रिस्क सोसाइटीज में रहते हैं एंड दीज रीसेंट ऑकरिंग ऑफ एनवायरमेंटल डिजास्टर्स डिपिक्ट द फ्यूचर एंड सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। और ये जो सारे क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं ये हमारे फ्यूचर को और भी ज्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक बना देते हैं और सिचुएशन ऑफ क्राइसिस हमें फेस करनी पड़ती है। क्लियर है? ये इस तरह से हम जो है रिस्क सोसाइटीज में रह रहे हैं। अब जो है हम यहाँ पर देखेंगे मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क, कौन कौन सी मेन जो है एनवायरमेंट की प्रॉब्लम्स है और कैसे हमें वहां से रिस्क फेस करनी पड़ती है, ये सारा कुछ अब हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं, रिवाइज करने वाले हैं, डिटेल में तो हम समझ चुके हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा इतने में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पर आ जाते हैं। फॉलोइंग आर द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क व्हिच आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, द मेन वंस आर। वैसे तो देखो क्या होता है कि हर एक सोसाइटी के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब मेजर एनवायरमेंटल अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अपनी रिस्क हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सल जो है मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है रिसोर्स डिप्लीशन। ह्यूमंस क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। भाई एक चीज अभी जो हमने पढ़ी कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम जैसे जैसे मॉडर्न हो रहे हैं, हम जैसे जैसे डेवलप्ड हो रहे हैं, हम उतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक्सहॉस्ट होते चले जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं। देखो रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, एक तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें आप वापस से रिन्यू कर सकते हो और एक होते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। हम क्या कर रहे हैं, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उन्हें सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं और वो एक दिन खत्म हो गए तो उनके लिए हमारे पास में कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो हम इस तरीके से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सभी को एग्जॉस्ट, उन सभी को एक्सप्लॉइट, खत्म करते हुए चले आ रहे हैं। Now, even the over exploitation of fuels like coal and petroleum is causing scarcity. Even हमारे जो resources हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, हमने उनका इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर लिया है कि आज वो खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं। The rapid depletion of groundwater also a major issue all over India due to excessive use of water in parts of Haryana, Punjab and Uttar Pradesh. जिन भी एरियाज में वाटर बहुत ज्यादा एक समय में हुआ करता था, आज वो वाटर स्कैर्स हो चुके हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फ्लरिश होते हैं। राइज एंड वाटर का कल्टीवेशन यहाँ पर होता है जिसके लिए बहुत ज्यादा इरिगेशन चाहिए। इन्होंने इतना ज्यादा वाटर को यूज किया, इवन ग्राउंड वाटर तक को यूज कर लिया कि वहां पर वाटर स्कैर्सिटी हो चुकी है और वाटर स्कैर्सिटी का इशू आज हमें ऑल ओवर इंडिया देखने को मिल रहा है। Many water bodies in urban areas have been filled up and built upon, destroying the natural drainage of the landscape. कुछ ऐसी वाटर बॉडीज जो कि अर्बन एरियाज या सिटीज में हमको देखने को मिलती थी, आज हमने उनको फिल अप कर दिया है और वहां पर दूसरा कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया है जिसकी वजह से प्रॉपर ड्रेनेज नहीं हो पाता। प्रॉपर ड्रेनेज ना होना एक और अलग से जो है बड़ी प्रॉब्लम है।
As we know that like groundwater, topsoil, which is an agricultural resource, is also created over thousands of years and is depleting day by day due to poor environmental management. क्योंकि हम हमारे environment को ही manage नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए टॉप सॉइल जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल रिसोर्स है वो भी डिप्लीट होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेसिव यूज जो है रिसोर्सेज का कर रहे हैं। वेटलैंड्स हो, ग्रासलैंड्स हो, ये सभी भी डिप्लीट होते चले जा रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो रहा है, लैंडस्केप को जो है हम खाली करते हुए चले जा रहे हैं। सो ये सारे जो है रिसोर्स डिप्लीशन जो हो रहा है ये एक बहुत ही मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसी लाइफ जहां पर आपको कल को ना पानी मिले, ना पेट्रोल हो, ना डीजल हो, आप कब तक जो है मतलब इन सारी चीजों के बिना आप कैसे अपनी लाइफ को जो है सस्टेन कर पाओगे? नेक्स्ट जनरेशन कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन करेगी बिना इन सारे रिसोर्सेज के? ठीक है, आज सपोज आपको एक ही दिन पानी नहीं मिलता तो हम ऐसे करते हैं कि अरे यार पानी नहीं है, अरे यार हमारे पास में ये चीज नहीं मिल रही है, बट आपको एक उम्मीद है कि चलो आज नहीं आया पानी पर कल तो आएगा, है ना। लेकिन अगर ये सारी चीजें खत्म ही हो जाए तो आप कैसे अपनी लाइफ को जो है सर्वाइव करोगे, कैसे आप सस्टेन करने वाले हो? Thus, problems of waterlogging, salination, soil erosion are on the rise. Though many conservation practices are being introduced like reforestation or increase in vegetative cover in recent decades, but still the overall trends is towards the loss of biodiversity. अब ऐसी सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमने बहुत सारी जो है मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि रिफॉर्म्स करने की भी कोशिश करी कि हम जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, हमने सारे पेड़ों को काट दिया तो हम रिफॉरेस्टेशन करते हैं, वापस से जो है प्लांट्स को लगाना स्टार्ट करते हैं जिससे ट्रीज वगैरह एक दिन वो बन जाएंगे और वापस से जो पूरा वो वेजिटेटिव कवर है वो हमको देखने को मिलेगा। बट स्टिल जो ट्रेंड्स हैं वो ये शो करते हैं कि अभी भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। अब जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये टू वे प्रोसेस है, नेचर सोसाइटी को शेप कर रहा है, सोसाइटी नेचर को शेप कर रही है, बट अगर नेचर ही नहीं होगा तो सोसाइटी सर्वाइव कैसे कर पाएगी? तो रिसोर्स डिप्लीशन एक बहुत ही मतलब बड़ी एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है। सेकंड है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन 3 तरह का होता है, यहाँ पर हम मतलब उन्हीं 3 तरह के पॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। एक आपका एयर पॉल्यूशन, दूसरा वाटर पॉल्यूशन एंड तीसरा नॉइज पॉल्यूशन। ये तीनों तरह के पॉल्यूशन आज यूनिवर्सल कंसर्न्स हैं, पूरे यूनिवर्स में इनके बारे में जो है मतलब सोचा जा रहा है कि हम इन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर आते हैं। अब जैसे एयर पॉल्यूशन है तो ये कहाँ से, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी और अदर सीरियस इलनेस और इवन डेथ तक हो जा रही है लोगों की। मतलब ये इतना ज्यादा सीरियस इशू है। कौन सा? एयर पॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये कहाँ से होता है? तो बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके, जैसे जो भी इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, इनसे जो भी पूरा जो मतलब एयर पॉल्यूटेड हो रही है, फाउल हो रही है, दैट इनके जो एमिशंस होते हैं वो। दूसरी तरफ जो वुड और कोल को डोमेस्टिक यूज के लिए बर्न किया जाता है वो। इंडोर एयर पॉल्यूशन जो है वो कुकिंग फायर्स की वजह से होती है, मतलब जो घर में चूल्हे वगैरह जलते हैं, कोल जलाया जाता है, इन सब से जो स्मोक होती है दैट इज कंसिडर्ड अंडर इंडोर एयर पॉल्यूशन। और इसकी वजह से जो है और भी ज्यादा हमको सीरियस इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। इवन लोगों की डेथ तक हो जा रही है एयर पॉल्यूशन की वजह से, इतनी ज्यादा एयर पॉल्यूटेड हो चुकी है। WHO की 2012 की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 7 मिलियन पीपल डाइड होते हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, सिर्फ और सिर्फ 7 मिलियन पीपल एक साल के अंदर। This finding is more than double the previous estimates and global confirms that air pollution is now the world's largest single environmental health risk। और अब जो है हमको पूरे ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड ने इस एक चीज को कंफर्म किया है कि एयर पॉल्यूशन एकमात्र ऐसा सबसे बड़ा जो है एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है जो कि आज हेल्थ रिस्क बन चुका है। हमारी हेल्थ के लिए जो है मतलब ये बड़ा ही रिस्की हो चुका है। और जैसे कि हमने देखा कि इससे कितने ज्यादा सीरियस इलनेस और इवन डेथ तक हो जा रही है। एयर पॉल्यूशन को अगर हम रिड्यूस कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, तो ना जाने हम कितने लोगों की लाइफ को सेव कर पाएंगे। और अगर हम इसी तरह से साइंटिस्ट ने बहुत सारी फिर चीजों को एनालाइज किया और उन्होंने बताया कि बहुत सारी हेल्थ रिस्क एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं और इसके लिए वो जो है नए नए अब चीजें लेकर आ रहे हैं कि कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। 2012 की रिपोर्ट में 3.3 मिलियन डेथ जो हुई थी वो इंडोर एयर पॉल्यूशन की वजह से हुई थी। मतलब कि जो रूरल एरियाज में स्पेशली यहाँ पर वुमेन रिस्क पर हैं क्योंकि वही घर में जो है चूल्हा वगैरह जलाती हैं और उसकी स्मोक उन्हें सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है। इसमें से 2.6 मिलियन डेथ आउटडोर एयर पॉल्यूशन मतलब कि इंडस्ट्रीज और व्हीकल से जो एमिशंस होता है उसकी वजह से होती हैं। क्लियर है? सो ये एक बहुत ही मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं और बहुत सारी रिस्क इससे एसोसिएटेड है। सेकेंड है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मेजर इशू है जो सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों के ही लिए है। डोमेस्टिक सीवेज और फैक्ट्री एफ्लुएंट जो है वो कहाँ
जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर्स होते हैं, उसमें आके मिक्सअप हो जाते हैं। और फार्म से जो रन ऑफ होता है, मतलब जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये जो सारी चीजें फार्म से निकलती हैं वो सभी वाटर बॉडीज में मिक्स कर दी जाती हैं। तो इन सभी से क्या हो रहा है, वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा जो ग्राउंड वाटर है उसको बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स की वजह से पूरा जो है टैप कर ले रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल भी जो है वो रिड्यूस हो चुका है, इवन हम एक्विफर्स तक ही पहुंच चुके हैं। तो इस तरह से ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों ही जो है पॉल्यूट हो रहे हैं, दोनों ही जो है खत्म होते चले जा रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी सीरियस मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। थर्ड है आपका नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन मेनली जो है एम्पलीफाइड लाउड स्पीकर्स वगैरह जो रिलीजियस कल्चरल इवेंट्स में यूज होते हैं, व्हीकल्स से, ट्रैफिक से, हॉर्न से, कंस्ट्रक्शन वर्क से, इन सभी से जो है नॉइज पॉल्यूशन होता है। इसके लिए बहुत बार जो है कोर्ट के ऑर्डर्स भी आते रहते हैं कि नॉइज पॉल्यूशन को हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हम इसे कर्ब कर सकते हैं। ये भी क्लियर है, ये भी आया यहाँ तक समझ में। सो ये तीनों ही तरह के पॉल्यूशन आज मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें एयर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये सारी चीजों के लिए हमें क्या करना होगा, हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे। अगर हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए तो पूरा वर्ल्ड जो है वो हाई रिस्क पर आ जाएगा, और हाई रिस्क पर है ही अभी। क्लियर है। देन नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल वार्मिंग। So there are certain greenhouse gases like carbon dioxide, methane and others that cause greenhouse effect by trapping the sun heat and not allowing it to go back to the atmosphere। देखो क्या होता है, कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, वो सन की जो रेस होती हैं, उसकी जो हीट होती है उसको ट्रैप कर लेती हैं और उसको एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती हैं, जिससे क्या होता है कि ग्लोब जो है वो वार्म हो जा रहा है, मतलब जो पूरा अर्थ है वो और ज्यादा गर्म होता हुआ चला जा रहा है। और इसके हमें रिपरक्यूशंस देखने को ये मिलते हैं कि क्लाइमेट जो है वो पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन हो जाते हैं, ग्लेशियर्स के मेल्ट डाउन होने से सी लेवल राइज हो जाता है। भाई सारा कुछ जो अगेन बार बार आपको मैं बताती हुई चली आ रही हूँ। सो इस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और जिसमें चाइना और इंडिया जो है सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो वर्ल्ड में कार्बन और ग्रीन हाउस गैस को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा ग्लोब जो है वो वार्म होता चला जा रहा है। मतलब इन दो कंट्रीज से सबसे ज्यादा जो है मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। Now the result of rise in global temperature is climate change, which ultimately leads to melting of polar ice fields and raising the sea level. Thus the submerges low-lying coastal areas and islands are greatly affects of the ecological balance of the earth। अब इंडिया और चाइना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्यों है? क्योंकि इंडिया और चाइना जो है डेवलप्ड कंट्रीज की रेस में सबसे ज्यादा आगे हैं। यूएसए के बाद में कहा जाता है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड पावर होगी, और चाइना के बाद में इंडिया वर्ल्ड पावर होगी। तो ये जो है ज्यादा से ज्यादा डेवलप होना चाहते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट हार्म हो जाता है, इन्वायरमेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। सो ये अपना इंडस्ट्रियल और सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चला रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली इन्वायरमेंट जो है वो हार्म हो रहा है। और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारा कुछ जो है इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो पूरी तरह से जो है मतलब ऐसा बोलते हैं ना, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और जिससे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ने वाला है। और इन्वायरमेंट को अफेक्ट हुआ तो सोसाइटी को भी अफेक्ट होगा। और जब भी इन्वायरमेंट के साथ में ज्यादा से ज्यादा खिलवाड़ हो जाती है ना, तो फिर इन्वायरमेंट अपना मतलब बोलता है ना, ऐसा अपना रूप दिखा देता है, और फिर एक ऐसी नेचुरल कैलेमिटी आती है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पीपल जो है अफेक्ट होते हैं। तो इसीलिए हमें बैलेंस बना के रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, नई टेक्निक्स लेकर आए हैं जीन स्प्लिसिंग की, जिसमें वो एक स्पेशीज से दूसरे स्पेशीज में जीन्स को जो है इंपोर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस स्पेशीज में न्यू फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसा जो है बहुत सारी चीजों में हो रहा है, मैनिपुलेशन जो है ऑर्गेनिजम्स के बीच में बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, इसे आपका जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन के क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, बट हाँ इतना जरूर पता है कि ऐसा करने से जो जीन्स हैं, जो स्पेशीज हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनका जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है, उनका जो एक इकोलॉजिकल इंपैक्ट है, वो जरूर बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। स्पीशीज जो है, जीन जो है, वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट इंपैक्टेड होती हैं। तो अल्टीमेटली इकोलॉजी को हम हार्म कर रहे हैं। फिर नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, तो एन नंबर ऑफ है। नेचुरल डिजास्टर्स की हम बात करें तो अर्थक्वेक्स आ गए, फ्लड्स आ गए, मैन मेड हो गए तो भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया। तो ये सभी सीवियर इंपैक्ट्स हैं। सुनामी है 2004 की, थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो जाती है इसके अंदर। तो ये क्या है, नेचुरल एनवायरमेंटल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स दोनों ही जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे लॉस ऑफ लाइव्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और फिर इसके बाद में रिहेबिलिटेशन की कॉस्ट, एडवर्स इंपैक्ट सोसाइटी पे, ये सभी हमें फेस करने पड़ते हैं। तो ये सभी आपके मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, और इनकी वजह से सोसाइटीज रिस्क सोसाइटीज बन चुकी हैं। तो हमें इन सभी प्रॉब्लम्स को क्या करना है, कर्ब करना है।
अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स कैसे और क्यों बन जाती हैं। तो सबसे बड़ा रीजन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहां मैंने आपको बताया कि सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी है स्ट्रैटिफाइड, मतलब कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है, उसमें इनइक्वालिटीज हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो है डिफरेंट तरह से सोसाइटी इन्वायरमेंट के साथ में रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, और इन सारी चीजों की वजह से ही इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जैसे हमने यहाँ एक इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। नाउ सोशल इनइक्वालिटी अराइजेस व्हेन वी सी हाउ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अ सोसाइटी। सोशल इनइक्वालिटी जो है जब वो अराइज होती है तब हमको देखने को मिलता है कि इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स कैसे सोशल प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। जैसे सोशल स्टेटस है और पावर है, तो आपका सोशल स्टेटस और आपकी पावर डिसाइड करेगी कि आप इन्वायरमेंट के क्राइसिस से इंसुलेट होते हो या उससे ओवरकम कर जाते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न जो होते हैं वो यूनिवर्सल हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स के लिए नहीं होते। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर ये सारी चीजें हैं कि आपका क्या सोशल स्टेटस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वाटर स्कार्स रीजन है जहां पर पानी नहीं होता, तो वहां पर अब एग्रीकल्चर करने के लिए इरिगेशन तो चाहिए हमें, तो जो रिच फार्मर्स है वो क्या करेंगे, ट्यूबवेल्स वगैरह बना लेंगे, डीप बोर कर देंगे, उनको पानी मिल जाएगा। पुअर फार्मर्स ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो पुअर के पुअर ही रह जाएंगे, वो एनवायरमेंट के साथ में किसी भी तरीके का कोई भी अपनी तरीके से जो है मतलब इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो वाटर स्कैरसिटी जो कि एक एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम थी, वो ये बन गई सोशल प्रॉब्लम जो कि सोसाइटी को भी अफेक्ट कर रही है। दूसरी तरफ क्या होता है कि सर्टेन जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कभी कभी इनको लेके जो स्टेप्स लिए जाते हैं सोसाइटी में, जब हम इसको सोशियोलॉजिकली एनालाइज करते हैं, तो जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं इन एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को कर्ब करने के लिए वो यूनिवर्सली बेनिफिशियल नहीं होते। जैसे एयर पोल्यूशन एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, लेकिन इसे कर्ब करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो हर एक पर्सन के लिए बेनिफिशियल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है, सोसाइटी का एक अपना ऑर्गेनाइजेशन है। सिक्योरिंग द पब्लिक एंड इंटरेस्ट में एक्चुअली सर्व द इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप्स और हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर एंड पॉलिटिकली वीक। अगर हम जो है पब्लिक इंटरेस्ट को लेके किसी भी तरीके की कोई प्लान पॉलिसी लेके आते हैं, तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल हैं वो उन्हीं लोगों को मतलब जो है फायदेमंद होती है, उन्हीं के लिए एडवांटेजेस होती है। बाकी जो पुअर या पॉलिटिकली वीक सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लार्ज डैम वगैरह का प्रोजेक्ट आ जाता है, तो उसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, जो कैपिटलिस्ट होंगे, उन सभी को इससे फायदा होने वाला है। लेकिन उस डैम कंस्ट्रक्शन से जो वहां आसपास में लोग रह रहे हैं उन्हें कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है, उनके एरिया सबमर्ज्ड हो जाएंगे और इसके साथ में वहां का इकोलॉजी जो है वो भी अफेक्ट होगी। तो यहाँ पर मतलब कि कोई भी प्लान हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे सुधार के लिए हो चाहे डेवलपमेंट के लिए हो, अल्टीमेटली वो कुछ सेक्शंस को हार्म करता है, कुछ सेक्शंस के लिए एडवांटेजेस होता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज होती हैं। The social relations, especially the organization of property and production, shape the environmental perception and practices. आपके रिलेशनशिप क्या है प्रॉपर्टी के साथ में? आप जो पूरी सोसाइटी ऑर्गेनाइज है उसमें आपके पास में कितना एक्सेस है रिसोर्सेज को लेके, ये डिटरमाइन करेगा कि आप एनवायरनमेंट के साथ में किस तरह से जो है कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जैसे आज डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, उनके डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं एनवायरनमेंट के साथ में, और डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज की वजह से एनवायरमेंटल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और ये एनवायरमेंटल कन्फ्लिक्ट्स की रूट्स कहाँ पर हैं? सोशल इनइक्वालिटी में। अब इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं हमने जब चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस करे थे कि कैसे जो है कोई भी प्रॉब्लम जो कि एनवायरनमेंट की है वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम इसलिए बन रही है क्योंकि सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं। अगर इन सोशल डिफरेंसेस को खत्म कर देंगे तो एनवायरनमेंट और सोसाइटी के रिलेशंस ठीक हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स को भी कर्ब कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले सोशल ग्रुप्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें खत्म करना है, और इसे खत्म करेंगे तो नॉलेज सिस्टम जो है वो क्रिएट होगा और हम एनवायरनमेंट को मैनेज कर पाएंगे। करोगे कैसे? क्या सारी चीजें उसके लिए यूज करोगे? तो इसमें हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे, एक वाटर स्कैरसिटी का और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि कैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके सबसे पहली चीज तो जो भी डिफरेंसेस हैं उन्हें खत्म कर सकते हैं, सोसाइटी एनवायरनमेंट के रिलेशन को करेक्ट कर सकते हैं, बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ अब जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखो मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सा चैप्टर नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें जो है डिफिकल्ट सा नहीं है, इजीली सारा सब कुछ कर लोगे, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप वो सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि ऐसा डेवलपमेंट दैट विल अलाउ ऑल फ्यूचर जनरेशंस टू हैव लाइफ स्पेन सेम और हायर देन स्पेंड बाय द प्रेजेंट जनरेशन। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जहां पर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होने वाली है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होने वाली है, उनका भी लाइफ स्पेन उतना ही हो, उनका भी जो है मतलब उतना ही हो और उससे ज्यादा हो जो कि प्रेजेंट जनरेशन का है। इन शॉर्ट हमें हमारी जो है फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचते हुए डेवलपमेंट करना है। तो क्या था सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कहानी, एक बार वापस से रिकॉल कर ले। सो द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एम्फसाइज्ड बाय द UNCED, दैट इज यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के लिए जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी, उसने इसके ऊपर जो है एम्फसाइज किया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, which defined it as development that satisfies the needs of the present generation without compromising the ability of the future generation with their own needs। मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट जहां पर हम जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उनकी सभी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए और साथ ही साथ में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी एबिलिटी, उनके रिसोर्सेज के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी हो और साथ ही साथ में फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखता हो। क्यों? क्योंकि जैसा हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज जो है उनका अनलिमिटेड एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और अगर ऐसा चलता रहेगा तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ना रिसोर्सेज बचेंगे, ना ही जो है मतलब किसी भी तरीके की कुछ भी ही नहीं होगा। इन शॉर्ट पूरा एक्सप्लॉइटेड जो है अर्थ होगा, पूरा एनवायरनमेंट होगा। ऐसे में वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए हमें उनके बारे में भी सोचना है। एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट हैज टू की कांसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टू की कांसेप्ट्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ नीड्स एंड सेकंड कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशंस। कंसेप्ट ऑफ नीड का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो भी एसेंशियल और जो भी बेसिक नीड्स हैं सभी पुअर्स की ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितने भी पुअर्स रहते हैं उनकी जो भी बेसिक नीड्स हैं, उनकी जो भी एसेंशियल नीड्स हैं, उनको हम प्रायोरिटी पर रखें। सभी की नीड्स जो है वो फुलफिल होना चाहिए, स्पेशली जो पुअर्स हैं उन्हें हमें प्रायोरिटी पर रखना है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि सोसाइटी में जो है बहुत सारे मतलब डिफरेंसेस हैं। सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी का शिकार है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से जो पुअर हैं वो पुअर रह जाते हैं, जो रिच हैं वो रिच होते चले जाते हैं। तो हमें ध्यान किसकी तरफ देना है? ये जो हमारे पुअर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, उन्हें हमें प्रायोरिटी पर रखना है, उनकी नीड्स को हमें जो है सेटिस्फाई करना है। सेकंड आइडिया या कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन। इसका मतलब क्या है? इट इज इम्पोज्ड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट्स एबिलिटी टू मीट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। ये जो कंसेप्ट ऑफ लिमिटेशन है जिसमें लिमिटेशन लगाई जाती है बाय स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो टेक्नोलॉजी, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक लिमिटेशन लगाना। लिमिटेशन किस मतलब ये लिमिटेशन लगाते हैं किस एक चीज पर कि आप जो है इन्वायरमेंट के साथ में किसी भी तरीके का जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, उसके साथ में मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, पूरा जो एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, जो एक्सट्रैक्शन चल रहा है रिसोर्सेज का, उस पर थोड़ा सा लिमिटेशन लगा देना कि बस अब जो है इसको यहीं पर हमको खत्म कर देना है, इस एक्सट्रैक्शन को, इस एक्सप्लॉइटेशन को जो रिसोर्सेज का हो रहा है, एनवायरमेंट का हो रहा है, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसकी नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर आज ही सारा कुछ यूज कर लिया तो कल के लिए क्या बचेगा, है ना। ये वाला जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। देन है सोशल एंड इकोलॉजिकल इनइक्वालिटी। अच्छा, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्यों आता है, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं? जैसा कि हमने देखा कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कैसे सोशल प्रॉब्लम्स बन जाते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है सोशल इनइक्वालिटी। अगर हम बात करें लास्ट 300 ईयर्स की, तो ह्यूमंस ने जो है पूरे नेचर के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया है, उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया है। किस एक चीज के लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को यूज करना, उन टेक्नोलॉजीज में एनवायरनमेंट जो है वो हार्म होता है। इसके बाद में रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन करना। जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है, कैपिटलिज्म स्टार्ट होता है, तब से स्पेशली कैपिटलिस्ट के लिए जैसे हमने देखा कि कोई भी चीज उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी है, जिसे सेल आउट करके या तो वो प्रॉफिट अर्न करेंगे या तो वो लॉस अर्न करेंगे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि नेचर को हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट करते हुए चले जा रहे हैं, कंट्रोल करते हुए चले जा रहे हैं। और ये सब कुछ कहां से स्टार्ट हो रहा है? ह्यूमन ग्रीड से। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी वांट्स हैं, उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए वो जितने भी फ्लोरा फोना जो भी है, सारे जो नेचर है, जो एनवायरनमेंट है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। अल्टीमेटली जो फ्लोरा फोना है, जितने भी स्पीशीज हैं, वो सभी एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। ये देखने को मिल रहा है, ये ट्रेंड्स बता रहे हैं लास्ट 300 ईयर्स के। नाउ द एम्फेसिस ऑन यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हैज एडवर्सली अफेक्टेड इकोलॉजी।
अब ये जो सारा कुछ चल रहा है कि हमको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर ही हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, मशीन्स को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, लार्ज नंबर ऑफ न्यू स्पीशीज जो है, मतलब जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू स्पीशीज है, उनकी बहुत सारी डिमांड है। आप ही कितनी सारी डिमांड है कि हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, हमें ये भी रिसोर्सेज चाहिए, हम बहुत ज्यादा, मतलब हमारे पास में सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, सब चाहते हैं ना ये चीज। तो इतना ज्यादा जो ये पूरा डिमांडिंग वर्ल्ड है, इसने अपनी डिमांड्स के चक्कर में सारे के सारे नेचर को क्या कर दिया, एक्सप्लॉइट कर दिया, सारे के सारे नेचर को जो है कंट्रोल कर लिया। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अफेक्ट किसको पड़ रहा है, इकोलॉजी को। ये टेक्नोलॉजी, ये इतना ज्यादा एडवांसमेंट जितना ज्यादा ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा किसको अफेक्ट करते हैं, इकोलॉजी को। एंड देयर इज अ ग्रोइंग कंसर्न वर्ल्ड वाइड दैट इफ द प्रेजेंट पेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज फॉर सम मोर टाइम, द फ्यूचर जनरेशन विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। और ये एक चीज चल रही है, कंसर्न है पूरे वर्ल्ड में कि अगर ऐसा ही एक्सप्लॉइटेशन, अगर ऐसे ही सारा काम जो है चलता रहेगा, ऐसे रिसोर्सेज डिप्लीट होते चलेंगे, तो इसका हर्जाना, मतलब बोलते हैं ना, तो किसे भरना पड़ेगा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन होगी उन्हें, क्योंकि उन्हें कोई भी रिसोर्सेज नहीं मिलने वाले हैं। सो इट इज सीन दैट देयर इज अ ग्रोइंग इनइक्वालिटी इन द वर्ल्ड। नाउ ह्यूमंस डू नॉट सेट एनी लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बिकॉज देयर डिजायर्स आर ऑलवेज टू गेट मोर। अब ये कैसा एक वर्ल्ड हो चुका है, पूरा अनइक्वल, पूरा जो है ग्रोइंग इनइक्वालिटी है पूरे वर्ल्ड में, इनइक्वालिटी बढ़ती हुई चली जा रही है, पूरा वर्ल्ड अनइक्वल है। यहाँ पर जो ह्यूमंस होते हैं वो, उनकी कोई लिमिटेशंस नहीं होती ग्रोथ या इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव पर, क्योंकि सबके बहुत सारे डिजायर्स हैं, और सबके बहुत सारे डिजायर्स हैं, सबकी बहुत सारी डिमांड्स हैं, उसको मीट आउट करना है, और उसे मीट करने के लिए इकोलॉजी, एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा है, अल्टीमेटली ह्यूमंस अफेक्ट हो रहे हैं, इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा रही है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब क्या है कि जो भी पुअर है वो पुअर इसीलिए है क्योंकि उसकी डिजायर्स नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि वो पुअर, वो मार्जिनलाइज्ड इसलिए है क्योंकि उसके पास में ज्यादा डिजायर्स नहीं है, वो अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाता, तो इस वर्ल्ड की रेस में उसका ज्यादा कोई यूज नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। So, in this world, there is no place for such people. Now, humans live in an unequal world where they want to control resources and opportunities. अब humans जो हैं, वो एक ऐसे world में रहते हैं जहां पर वो resources को और opportunities को ज़्यादा से ज़्यादा control करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जो rich है वो और rich बनना चाहता है, और इन सारे चक्करों में जो poor है वो और poor होता चला जाता है। Now, the existing system of social stratification makes it only too easy for some sections of people to control most of the available resources and opportunities. और क्योंकि अब ये एक बहुत ही unequal world है, यहाँ पर social stratification जैसे system हमको देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से जिनके पास में power है, जो powerful sections हैं society के, वो सारे resources को control करके रखते हैं, और जो weaker sections हैं society के, उनके पास में कोई resources नहीं होते। क्लियर है, ये भी आगे यहाँ पर समझ में। इसीलिए हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, हमें we need to make the world habitable for all living beings and for our future generations. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, हम जो पुअर है उसको भी हेल्प करने वाले हैं। ये डेवलपमेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास में रिसोर्सेज है उनका ही डेवलपमेंट हो रहा है, और जिसके पास में नहीं है उनके पास में रहने दो क्योंकि हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी सेव करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि हमको इक्वल डेवलपमेंट करना है। हमको क्या करना है, इक्वल डेवलपमेंट करना है, और इस इक्वल डेवलपमेंट में हमें जो हमारी नेक्स्ट या हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसके बारे में भी सोचते हुए चलना है। मतलब ऐसा डेवलपमेंट जहां आप फ्यूचर जनरेशन का भी सोचो, जहां आप इकोलॉजी या इन्वायरमेंट को हार्म भी ना करो, और जहां पर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता चले। और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा होगा, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोसाइटी का भी, इकोनॉमी का भी, जिससे सोशल जस्टिस भी इंश्योर हो सके। सो ये जितने भी टर्म मैंने अभी आपको यहाँ पर बोले वो सब आपको नोट डाउन कर लेना है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इससे और क्या होने वाला है, सोशल जस्टिस भी होने वाला है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस भी होगा। जस्टिस क्यों होगा, क्योंकि हम जो पुअर सेक्शंस हैं सोसाइटी के उनके बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, हम उनके बारे में भी सोचते हुए, पुअर्स को भी अपलिफ्ट करते हुए जो है ये सारा कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। हम फ्यूचर जनरेशन की भी बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। क्लियर है, आए यहाँ तक समझ में। इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ पर चलना चाहते हैं, और सभी कंट्रीज चाहती हैं कि हम जल्दी से जल्दी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पाथ जो है अडॉप्ट कर लें, जिससे हम जो है क्या हो जाएंगे, हम मतलब एक तरीके से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। पर कैसे करेंगे, क्यों, क्या नीड है।
So we cannot overlook the needs of the present as well as future generation. We need to build such a society where equal distribution of resources and sustainable development is the main objective. हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारा कुछ जो है, मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि आपको मान लो एक थाली परोस के दी जाए खाना खाने के लिए, तो आज ही सारा खाना खा लो कि कल जरूरत ही ना पड़े। और ऐसा भी नहीं है कि उसको पूरा सेव करके रख दिया, आज कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल पेट में चूहे कूद रहे हैं पर स्टिल हमने कुछ भी नहीं खाया और हम जो है कल के लिए बैठे हुए हैं कि ये हमारा कल के लिए इंश्योर हो। ऐसा भी नहीं है, आज भी खाना है, कल भी खाना खाना है ना। तो वैसे ही ये जो रिसोर्सेज हैं इन्हें आज भी यूटिलाइज करना है और कल भी यूटिलाइज करना है, लेकिन यूटिलाइज ऐसे करना है कि वो एक्सटिंक्ट ना हो, हमारी इकोलॉजी पर जो है नेगेटिव इफेक्ट उसका ना पड़े। ऐसा हमको जो है डेवलपमेंट करना है, एक ऐसी सोसाइटी हमें बनाना है जहां रिसोर्सेज सबके पास में हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां पर इन शॉर्ट इक्वालिटी हो, जहां पर इक्वालिटी हो, जहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन ऑब्जेक्टिव हो और इन सारे एम्स को मीट करने के लिए, इन सभी को जो है मतलब अचीव करने के लिए 193 मेंबर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के और ग्लोबल सिविल सोसाइटी के, उन्होंने 17 ग्लोबल गोल्स सेट करे हैं जिसके अंदर 169 टारगेट्स हैं ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमें किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। वो तो समझ लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बट कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है वो हमें इन 17 ग्लोबल गोल्स और 169 टारगेट्स के अंदर समझ में आता है जब हम इन्हें पढ़ते हैं। Next, sustainable development is actually meeting the basic needs of all and providing everyone the opportunity to satisfy their aspirations for a better life. तो यहाँ पर जो है ये एक ऐसा डेवलपमेंट जहाँ बेसिक नीड्स सभी की जो है वो फुलफिल हो रही हैं, हम सभी को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं और इन अपॉर्चुनिटी से सभी अपनी अपनी एस्पिरेशंस को, अपने डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट केस कि कैसे एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, दैट इज अ वाटर स्कैरसिटी अ केस स्टडी। यहाँ पर हम एक वाटर स्कैरसिटी का केस पढ़ने वाले हैं जो कि हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ बस एक रिकॉल करेंगे कि एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम थी लेकिन सोशल प्रॉब्लम कैसे बन गया। अब जैसे वाटर स्कैरसिटी है, आज के टाइम में वाटर स्कैरसिटी ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुकी है, यानी पूरे ग्लोब पे ये चीज चल रही है कि भाई वाटर जो है वो खत्म होता हुआ चल रहा है, वाटर जो रिसोर्सेज है हमारे वो खत्म होते हुए चल रहे हैं, हमारे पास में जो है फ्रेश वाटर नहीं है। अब वो फ्रेश वाटर हमारे पास में नहीं है तो हम कैसे जो है सर्वाइव करेंगे बिना पानी के, ठीक है, ये ग्लोबल कंसर्न है। डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे इंडिया है, वाटर स्कैरसिटी बहुत सारी प्लेसेस में हमको देखने को मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम विदर्भ रीजन की बात करें या अमरावती जो महाराष्ट्र के मतलब पूरा अंदर महाराष्ट्र के आसपास का रीजन आता है, तो महाराष्ट्र कर्नाटका के आसपास का, ठीक है, यहाँ पर जो विलेजेस हैं, छोटे छोटे गांव हैं, वो सबसे ज्यादा वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। और ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स तब हो जाती है जब विलेजर्स को 15 दिन में सिर्फ 1 दिन पानी मिलता है। अब चाहे आप उसको पीने के लिए रख लो, चाहे आप उसको अपनी अदर एक्टिविटीज के लिए सेव करके रख लो, ठीक है, 15 दिन में सिर्फ 1 दिन पानी मिलता है और वो फार्म क्राइसिस को फेस कर रहे होते हैं क्योंकि जो उनके एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, जो उनका मतलब पूरा जहाँ उनका प्रोडक्शन कल्टीवेशन ये सारी चीजें होती हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा, इरिगेशन नहीं मिल रहा फील्ड्स को, तो वो जो है ग्रो नहीं कर रही, वो ग्रो नहीं कर रही तो वहां पर क्या हो जा रहा है, पूरा ड्राईलैंड पड़ जा रहा है और कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हुआ। साथ ही साथ में तो जो फार्मर है उसके पास में ना कुछ खाने को है, ना पीने को है, ना अपनी लाइफ सस्टेन करने को है, ठीक है। तो वाटर स्कैरसिटी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। वाइल द अदर एरिया सेट अप water parks for recreation purposes while which is a huge waste of water resources and money। एक तरफ विलेजर्स हैं जिन्हें 15 दिन में 1 दिन पानी मिलता है, ना ही फार्म को इरिगेशन के लिए पानी मिलता है, दूसरी तरफ वहां पर जो आपके वाटर पार्क्स के लिए जो है अदर एरियाज हैं जहां पर वाटर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर जो है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए वाटर पार्क्स बनाए जाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा पानी का वेस्ट होता है और साथ ही साथ में मनी भी वेस्ट होता है। तो जो वाटर स्कैरसिटी की हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं कि एक तरफ वाटर स्कैरसिटी है और दूसरी तरफ हम वाटर पार्क्स बना रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए जहां सबसे ज्यादा पानी वेस्ट होता है, ठीक है। Now, this water crisis has become the major cause for the largest number of farmer suicides in Maharashtra state। और ये जो सारा वाटर क्राइसिस चल रहा है जो कि हमको महाराष्ट्र रीजन में, कर्नाटका रीजन में देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से अब देखो जैसे फार्मर्स हैं, फार्मर्स को अपनी फील्ड्स के लिए इरिगेशन मतलब पानी नहीं मिला, इरिगेशन नहीं मिला, इरिगेशन नहीं हुआ, सो अल्टीमेटली क्या होता है, उनका जो फार्म होता है, उनकी जो फील्ड्स होती है वो फेल हो जाती है, ठीक है। मतलब कि अब क्रॉप फेलर हो गया, क्रॉप फेलर की वजह से क्या करते हैं फार्मर्स, उनके पास में और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिलता, तो उन्हें ये नहीं समझ में आता कि अब ये जो हमारी फील्ड्स पूरी बर्बाद हो गई है तो हम कैसे लाइफ सस्टेन करेंगे, हम कैसे घर को देखेंगे, कैसे ये सारा काम करेंगे। सो उन्हें एक ही ऑप्शन दिखता है, क्या ऑप्शन दिखता है उन्हें, सुसाइड।
और इसकी वजह से अगर हम ट्रेंड्स देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फार्मर सुसाइड्स हमको महाराष्ट्र स्टेट में देखने को मिलती है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर पुअर विलेजेस टू गेट अ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट वाटर प्रोजेक्ट फॉर देम बिकॉज द विलेज पंचायत हैव टू बियर अराउंड 10% ऑफ इट्स कॉस्ट व्हिच इज नियरली इम्पॉसिबल। अब जो है गवर्नमेंट जो है कोई गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट जो है वो पुअर विलेजर्स को भी नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब अगर गवर्नमेंट कोई स्टैंडर्ड वाटर प्रोजेक्ट लेके भी आती है तो उसमें ये चाहिए कि जो पंचायत हैं, पंचायत को करीब 10% उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब जो हमने वहां पढ़ा हुआ था हमारे केस स्टडी में, डिटेल लेक्चर में, कि अराउंड 4.5 लाख 45,000 रुपीज। वो 45,000 कहाँ से लेके आए पंचायत, जहां पर एक ऐसे विलेज की हम बात करें जहां लोगों को पीने को नहीं मिलता पानी, जहां पर उनकी फील्ड जो है वो ड्राई हो जाती हैं और उनके पास में वैसे भी रहने को खाने को नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कि पंचायत जो है वो 10% दे दे गवर्नमेंट के वाटर प्रोजेक्ट में ताकि वहां पर पानी आ सके, तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। सो इट्स सिंपली बीन हैंडेड ओवर टू अ कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या होता है कि वो जो सारा एरिया है, सारा रीजन है, वो कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वाटर पार्क्स वगैरह जो है एस्टैब्लिश करेगा और किस भी तरीके से जो है मतलब अपने अकॉर्डिंग जो चलाएगा। इन शॉर्ट ये कॉन्ट्रैक्टर कौन है? ये है कैपिटलिस्ट। ठीक है, और कैपिटलिस्ट का मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगने वाली है और विलेजर्स का अपने ही मतलब एरिया पे, अपने ही रीजन पे कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। सो अल्टीमेटली वाटर भी नहीं है। अब ये वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम है? इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। ये तो इन्वायरमेंट के थ्रू हो रही है, लेकिन ये सोशल प्रॉब्लम कैसे बन गई? फार्मर सुसाइड का रीजन बन गई ये वाटर स्कैरसिटी। सो इस तरीके से भी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम जो है वो सोशल प्रॉब्लम्स बन जाती है। ये हमारा दूसरा केस था। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके अर्बन पुअर्स होते हैं और जो आपके रूरल पुअर्स होते हैं उनकी कंडीशंस कैसी है इंडिया में। ये हमने जो डिस्कस कर रहे हैं सारा कुछ कि एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम कैसे सोशल प्रॉब्लम बन जाती है, ये सब उसी के अंदर है। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी उसी के अंदर है, वाटर स्कैरसिटी भी उसी के अंदर है, पुअर फार्मर्स और अर्बन पुअर और रूरल पुअर, ये जो दोनों कंसेप्ट है ये भी आपके इसी के अंदर है। ठीक है, सो देखो अगर हम पुअर फार्मर्स की बात करें इंडिया में तो फार्मर्स जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करें। सबसे पहले तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पार्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, जैसा कि अभी हमने वाटर पार्क्स वगैरह का एग्जांपल देखा। सो जिन भी एरियाज में, जिन भी रीजन में वाटर स्कैरसिटी होती है, जैसे जस्ट सपोज ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, यहाँ पर सभी के अपने अपने फील्ड्स हैं। ठीक है, जस्ट सपोज ये जो है सभी के अपने अपने फील्ड्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, इनके फील्ड्स हैं। जस्ट सपोज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही घर हैं। जस्ट सपोज मान लो ये है किसका, ये राम का घर है, ये श्याम का घर है, और ये किसका घर कर दें अपन, ये घर कर देते हैं गोलू का। ठीक है, राम, श्याम और गोलू के 3 घर हैं बस इस विलेज के अंदर, और ये तीनों इनकी फील्ड्स हैं। ठीक है, जस्ट सपोज राम जो है वो बड़ा ही रिच पर्सन है। ठीक है, अब ये रिच पर्सन कैसे हो गया? याद करो कास्ट सिस्टम पड़ा हुआ है ना। कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो अपर कास्ट के होंगे वो बड़े ही जो है रिस्पेक्टिव पर्सन्स होंगे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब कॉलोनियल टाइम आने लग जाता, पहले एंशियंट टाइम चलता था ना, तो एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो कास्ट सिस्टम स्पेशली इंडिया में प्रिविलेंट होता था, और कास्ट के अकॉर्डिंग ही डिटरमाइन किया जाता था कि आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो तो आपकी क्या सोशल स्टेटस होगा। जैसे सपोज राम जो है वो अपर कास्ट से बिलोंग करता था, ठीक है, और इसके पास में बहुत सारी रिस्पेक्ट थी, इसका अच्छा खासा सोशल स्टेटस था। जब ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया में तो वो इस कास्ट सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रैटिफाइड कर देते हैं और ज्यादा रिजिड कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, लैंड राइट्स किसको दे देते हैं, जो अपर कास्ट के पीपल हैं उनको। जैसे सपोज राम को लैंड राइट्स मिल गए, ठीक है, इसके पास में जो है लैंड रिसोर्सेज हैं, तो इसने क्या किया, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली धीरे धीरे ये रिच होता चला गया। भले इसे लैंड का ज्यादा नॉलेज नहीं था पर ये धीरे धीरे रिच होता चला गया, इसका अपना सोशल स्टेटस बन गया। श्याम और गोलू जो है ये ज्यादा मतलब अच्छी कास्ट इन द सेंस कि जो एक मतलब ट्रेंड चलता है ना कि एक जो 4 चतुर्वर्ण सिस्टम जो चलता है कि अपर कास्ट होगी, देन लोअर कास्ट होगी, मिडिल कास्ट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसे सपोज ये लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, इनके पास में ना ज्यादा लैंड राइट्स थे, ना ज्यादा सोशल स्टेटस था, और फिर क्या हुआ, ये पुअर के पुअर रह गए। ये कैसे रह गए, दोनों ये पुअर रह गए। अच्छा, अगर कोई इंसान पुअर है तो उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो ये रीजन होता है कि हो सकता है वो इंसान काम करना नहीं चाहता, उसको नहीं अच्छा लगता कि मैं ज्यादा काम करूं, और थोड़ा सा लेजी टाइप है, और ये रीजन बहुत कम देखने को मिलता है। स्पेशली आज की सोसाइटी में बात करें तो जो पुअर है वो सबसे ज्यादा पुअर इसलिए है क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटीज के उसको जो है रिसोर्सेज को लेकर एक्सेस नहीं मिला, तो इसलिए वो पुअर का पुअर रह गया। अब चलो पुअर रिच की बात अगर अपन मतलब वो तो आप स्टोरी जानते हो कि कोई पुअर कैसे है, कोई रिच कैसे, आपने पढ़ा
हुआ है, इतना ज्यादा सोशियोलॉजी, बट एक चीज समझे कि मान लो जो राम है वो रिच और श्याम और गोलू जो है वो पुअर है। अब ये इनकी फील्ड्स हैं, लेकिन ये जिस एरिया में रहते हैं, जो ये पूरा रीजन है, ये वाटर स्कार्स है। वाटर स्कार्स है मतलब यहाँ पर पानी नहीं आता। अब यहाँ पर पानी नहीं आता तो ये जो रिच पर्सन है राम, ये क्या करेगा, अपनी फील्ड्स में पानी देने के लिए इसने जो है डीप बोरवेल्स करवा ली। क्या करवा ली? डीप बोरवेल्स करवा ली, जिससे जो है अंडरग्राउंड वाटर को इसने फेच कर लिया, और उस अंडरग्राउंड वाटर क्योंकि इसको मिल गया, इसने डीप बोरवेल्स करवा ली, रिच इंसान तो अच्छा खासा पैसा वैसा लगाया इसने, तो इसकी फील्ड तो जो है अच्छी ग्रो करी, ठीक है, इसकी फील्ड में जो है अच्छा खासा क्रॉप प्रोडक्शन होता है और ये और रिच होता चला जाता है। लेकिन श्याम और गोलू के पास में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो डीप बोरवेल करवा लें, तो उन्होंने क्या किया, अब जैसा चल रहा है तो चलने देते हैं, जैसा भी है, ड्राई लैंड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनकी फील्ड्स में कुछ भी ग्रो नहीं होता है, कोई भी क्रॉप नहीं आता है। अब कोई भी क्रॉप नहीं आया, कुछ भी मार्केट में सेल आउट नहीं कर पाए, कुछ भी सेल आउट नहीं कर पाए, तो इनके पास में जो है कोई भी पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया तो ये घर के खर्चे नहीं देख पाए, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाए, उनकी पढ़ाई शादी ये सारी चीजें नहीं हो पाई। अल्टीमेटली ये बहुत ज्यादा जो है मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जिंदगी से बिल्कुल वो हो गए, त्रस्त हो गए हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गए अपनी लाइफ से, तो अब इन्हें कोई समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही। जैसे वाटर स्कैरसिटी हमने कहा कि कोई अगर बड़ा आपको प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का लेके आना है तो पंचायत को 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पंचायत कहां से इतना पैसा लेके आएगी। तो ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, सो इन्हें अल्टीमेटली एक ही रास्ता दिखा कि अब जो है सुसाइड कर लो। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी चीजों पे इंसान सुसाइड कर लेता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जैसे मान लो इसमें जो श्याम है, श्याम ने राम से जो है लोन ले लिया, इसने कहा आप मुझे लोन दे दो तो मैं जो है लोन से अपने यहाँ पर बोरवेल करवा लूंगा उस पैसे से, और फिर मेरे फील्ड में अच्छा खासा थोड़ा जो है मतलब वो आ जाएगा, कुछ अनाज आ जाएगा, कुछ क्रॉप जो है प्रोडक्शन हो जाएगा, मैं उसे सेल आउट करके आपका पैसा चुका दूंगा। लेकिन मान लो कि इसको लोन मिला, इसको लोन मिलने के बाद में इसने कहीं से तो भी थोड़ी बहुत ऐसे जुगाड़ जमाई और इसकी फील्ड्स को जो है इरिगेशन मिला, मतलब पानी मिला, और उसकी क्रॉप जो है वो ग्रो भी कर गई, ठीक है, मान लो ऐसा हो भी गया। बट इसके बावजूद भी इसको जब उसने अपनी क्रॉप को मार्केट में सेल आउट किया तो कंपैरेटिवली राम की जो क्रॉप्स थे वो ज्यादा अच्छा, उसका जो प्रोड्यूस था वो ज्यादा अच्छा था, इसको उतना ज्यादा पैसा नहीं मिल पाया, और थोड़ा बहुत जितना भी लोन का अमाउंट था वो उसने अपने घर के खर्चों में, अपने बच्चों की पढ़ाई में, शादी ब्याह में लगा दिया। तो ये क्या करेगा, अब इसका लोन जो उसको वापस रीपे करना है वो लोन अमाउंट भी रीपे नहीं कर पाया, ऊपर से राम ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट और लगा दिया कि जैसे मान लो 1 लाख रुपए दिया था लोन में, तो वो कह रहे हैं आप मुझे 2 लाख रुपए वापस करो। तो अब एक तरफ जो है मनी लेंडर का भी प्रेशर है, एक तरफ घर का भी प्रेशर है, एक तरफ फील्ड से भी कुछ नहीं आया, तो ऐसे ढेर सारे रीजंस होते हैं, और अल्टीमेटली फार्मर्स सुसाइड जैसे केसेस हमको देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा किस रीजन में देखने को मिलते हैं? महाराष्ट्र रीजन में। ये जो भी इतना सारा मैंने आपको एग्जाम्पल सुनाया, ये सारा एग्जाम्पल जो है हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसको एक बार वापस से बताने का क्या मतलब था कि कैसे रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा ही अनइक्वल है, ठीक है, बहुत ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। पार्शियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी का जो है अच्छा खासा डेवलपमेंट हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो रिच है, उसके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज है, उसके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ रिच होना नहीं, आपका अगर सोशल स्टेटस है तो आपके पास में अपॉर्चुनिटीज होगी, नहीं है तो वो भी चीजें नहीं होंगी। आपके जो रिसोर्सेज है वो बड़े ही अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों? क्योंकि सोसाइटी कैसी? सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है, और ये सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पर ही नहीं है। कास्ट होगी, क्लास हो गई, जेंडर हो गया, रिलीजन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज पर सोसाइटी स्ट्रैटिफाइड है, जिसकी वजह से किसी को जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, किसी को नहीं मिलती हैं। छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, उनके लिए सरवाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी प्रोड्यूस नहीं होता है। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, लास्ट 6 इयर्स के अगर हम ट्रेंड्स देखें तो थाउजेंड्स ऑफ फार्मर सुसाइड के केसेस हमको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइजरी ऑफ फार्मर्स। बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जो कि फार्मर सुसाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसा नहीं कि एक के दुख के केसेस की वजह से जो है फार्मर सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा कोई भी नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे सोशल कॉजेज होते हैं। कौन कौन से सोशल कॉजेज होते हैं, कुछ को अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो फ्यूजन ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक फैक्टर्स का फ्यूजन हो जाना कैसे? वाटर स्कैरसिटी क्या है? एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है, लेकिन यहां पर जो प्रोड्यूस नहीं हुआ तो मार्केट में कुछ सेल आउट नहीं किया, कुछ सेल आउट नहीं किया तो कुछ भी इनकम नहीं आई, तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हो गए। इकोनॉमी और एनवायरमेंट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है।
Second, agrarian conditions have become more volatile as farmers are exposed to the fluctuations of world market. जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, पूरा वर्ल्ड एक सिंगल मार्केट बन गया है, तो आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप बाहर भी सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में एक डिमेरिट ये भी है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस कंपटीशन में सर्वाइव करना फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन हो चुका है क्योंकि लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज है। लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज क्या कि आप फ्रीली जो है मतलब मार्केट में क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, फ्रीली ट्रेड कर सकते हो, लेजिस फेयर आ गया है, आपके पास में ज्यादा जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। अब आप जस्ट ग्रो करो अपने क्रॉप को और जाओ उसको सेल आउट करो, ट्रेड करो। लेकिन जब क्रॉप ही ग्रो नहीं होगा तो कहां से वो जो है ट्रेड कर सकते हैं। सो ये भी एक कारण है। कॉटन फार्मर्स ग्रो अ हाई रिस्क हाई रिटर्न क्रॉप। कॉटन फार्मर्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा हाई रिस्की और हाई रिटर्न क्रॉप ग्रो करते हैं। अगर आपने कॉटन को ग्रो किया तो उसमें सबसे ज्यादा रिस्क है। रिस्क किन चीजों की है कि उसमें जो है पेस्ट वो क्या बोलते हैं, वो लग जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कीटनाशक वगैरह जो भी बोलते हैं वो सारी चीजें लग जाती हैं। दूसरे कीटनाशक तो शायद पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स को बोलते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं शायद, है ना, इतना कंफर्म नहीं है मुझे। साथ ही साथ में उसमें इरिगेशन आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है, आपको उसमें जो है बहुत सारा इरिगेशन प्रोवाइड करना है, बहुत सारा जो है वाटर प्रोवाइड करना है, पेस्ट कंट्रोल आपको उसमें करना है। तो इन सारी चीजों के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में पेस्ट कंट्रोल टेक्निक्स होना चाहिए, इक्विपमेंट्स होना चाहिए, आपके पास में इरिगेशन सोर्सेज होना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो कॉटन के प्रोडक्शन से आपको सबसे ज्यादा रिटर्न भी मिलने वाला है। तो एक बहुत ही रिस्की और एक बहुत ही हाई रिटर्न क्रॉप है कॉटन। अगर आपने उस एक चीज को कर लिया, अगर आपने कॉटन को ग्रो कर लिया तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हो सकता है या आपको बहुत ज्यादा लॉस भी हो सकता है। इस सभी के साथ में जो डिप्लीटेड वाटर रिजर्व्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन चल रहा है। कैसा एक्सट्रैक्शन चल रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो रिच फार्मर्स हैं उन्होंने क्या करा, उन्होंने डीप बोरवेल्स करवा ली, यानी कि जो पानी था वो भी अब जो है उसको भी जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। जो अंडरग्राउंड वाटर बचा हुआ था उसको तक जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, ड्रिल कर लिया गया है। पेस्ट जो है वो रेसिस्टेंट हो चुकी हैं पेस्टिसाइड से, जो मैं आपको कीड़े मकोड़े बोल रही थी उसको पेस्ट बोला जाता है, ठीक है। सो ये जो पेस्ट है ये पेस्टिसाइड से भी रेसिस्टेंट हो चुकी है, तो उसके लिए आपको बहुत बार मतलब जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली जो है पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स नए नए लेके आना पड़ता है मोर फ्रीक्वेंटली, और इन सारी चीजों के लिए कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए। कैपिटल मतलब पैसा बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आपके पास में नहीं है और क्रॉप फेल हो जाता है तो आपको सारा का सारा लॉस बियर करना पड़ेगा, और ये सारे रीजंस होते हैं फार्मर सोसाइटी के। फार्मर्स इन नीड ऑफ क्रेडिट टू परचेज सच इनपुट्स फेल टू टेक लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट ड्यू टू लैक ऑफ कोलेटरल, thus they have to take loan from private money lenders and traders who charge them high rate of interest। अब जो फार्मर्स होते हैं उनको क्रेडिट की जरूरत होती है, मतलब पैसे की जरूरत होती है, तो वो बैंक वगैरह से या जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं क्रेडिट के उनसे नहीं लेते क्योंकि उनके इतने ज्यादा टर्म्स कंडीशंस, और इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए तो फार्मर्स को इतना ज्यादा बैंक वगैरह का समझ में भी नहीं आता कि हम कैसे जाएं, हम क्या अप्लाई करें, क्योंकि उन्हें उतनी जानकारी नहीं होती, ठीक है। और अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार वगैरह होते हैं, मनी लेंडर्स जो होते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं और वो उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं। वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि ये जो फार्मर है इसे बैंक वगैरह से तो लोन मिल नहीं पाएगा, इसे कुछ समझ में भी नहीं आएगा, इसके पास में उतने ज्यादा पेपर्स भी नहीं होंगे, सो मैं इसे लोन दे देता हूं और मैं इसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे देता हूं, अब ये इसको मुझे चुकाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं, और ऐसे फाइनेंशियल और सोशल रूल की वजह से अल्टीमेटली फार्मर जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। एक तो फाइनेंशियल रूल हो गया, पैसा नहीं है, मनी लेंडर से जो लिया था उसको भी रीपे नहीं कर पा रहे। सोशल रूल हो रहा है, रिसोर्सेज भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है, सो कोई कैसे सरवाइव कर पाएगा, ठीक है, कैसे। और ये सिर्फ एक खुद फार्मर की बात नहीं, उसके साथ में उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं जिनकी उन्हें जो है मतलब एजुकेशन देखनी है, पढ़ाई लिखाई देखनी है, और स्पेशली जैसा कि हमने देखा कि जो रूरल सोसाइटीज होती हैं वहां पर जो फैमिली वगैरह होती हैं, और मतलब जितना भी पूरी जो वो सोसाइटी है रूरल सोसाइटी, वहां बहुत पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज में होता है ना, आपको बस अपना देखना और अपने बीवी बच्चों का देखना है, मतलब जो आपके चिल्ड्रन है, आपकी वाइफ है, बस उनका ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होता। आपको साथ साथ में अगर आपके कोई भाई बहन है तो उनकी तरफ भी ध्यान देखना है, अपने पेरेंट्स भी हैं, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। सो एक ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करना क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है, आइए यहाँ तक समझ में कि पुअर फार्मर्स की कितनी ज्यादा जो मतलब कंडीशंस हैं वो कैसी है इंडिया में, और हमको उसको क्या करना है, हमको उसको सुधारना है, हमको उसको करेक्ट करना है। कैसे कर पाएंगे करेक्ट उसको ऐसे कर पाएंगे कि जब हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, जब गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जब उनके पास में रिसोर्सेज होंगे, जब ये सारी चीजें होंगी तब उनकी स्थिति में सुधार आ पाएगा, ठीक है। जब उनको जागरूक किया जाएगा, जब उन्हें सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा तब।
क्लियर है? आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। वैसे तो ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, मतलब रिकॉल ही करना था, बट मैंने आपको तो थोड़ा भावनाओं में बह के बहुत ज्यादा डिटेल्स में बता दिया। ओके, अब देखो नेक्स्ट पर आ जाते हैं, कंडीशंस ऑफ अर्बन पुअर्स। अब अर्बन पुअर्स की बात करें हम इंडिया में, सो एज सिटीज ग्रो द कन्फ्लिक्ट ओवर अर्बन स्पेस इज बिकमिंग मोर एक्यूट। अब जैसे जैसे सिटीज जो है ग्रो करती जा रही हैं, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो अर्बन स्पेस मतलब स्पेस का इशू जो है वो सबसे बड़ा है। क्यों? क्योंकि छोटी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग आके रह रहे हैं। इन शॉर्ट क्या कहते हैं हम इसे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये क्या हो गई है, ये बढ़ गई है, हाई हो गई। छोटे से एरिया में ज्यादा लोग आके रह रहे हैं तो स्पेस की प्रॉब्लम है। और कंडीशन जो है अर्बन पुअर्स की हम कुछ फॉलोइंग पॉइंट से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो लोग माइग्रेट करते हैं काम के लिए, काम ढूंढने के लिए जो है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ढेर सारी डिफिकल्टीज को फेस करना होता है। People cannot afford large scarce legal housing and are forced to settle on public lands. देखो सिटीज वगैरह में क्या होता है, जो भी लैंड होता है वो लीगल होता है, मतलब लीगल इन द सेंस कि आपको कोई लैंड लेना है, उसको परचेस करना है, वहां पर आप रहना चाहते हो तो आपके पास में लीगल पेपर्स होना चाहिए, आपके पास में परमिशन होना चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं। जो नॉर्मल पीपल होते हैं काम के लिए आते हैं बस गांव वगैरह से, तो वो इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते, वो खुद काम करने आए हैं, खुद पैसा कमाने आए हैं, वो कहाँ से इतना जो है घर वगैरह खरीद लेंगे। सो उन्हें जो है फोर्स किया जाता है कि आप पब्लिक लैंड्स पर रहो। जो ऐसे पब्लिक लैंड्स होते हैं जैसे पार्क्स वगैरह में आप रह लो, स्लम्स एरियाज जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी में रहना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से जो लैंड है अर्बन एरियाज में उसकी डिमांड ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड ज्यादा है, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, होटल्स, टूरिस्ट साइट्स, ये सारी कुछ बनती रहती हैं, तो लोगों को रहने के लिए जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि ये फैसिलिटीज का होना भी जरूरी है। सो जो पुअर वर्कर्स और उनके जो फैमिलीज होती हैं उन्हें आउटस्कर्ट्स में रहना पड़ता है, सिटी के मतलब बाहर रहना पड़ता है, और लैंड, वाटर, एयर, ये सारी चीजें जो है पॉल्यूटेड होती हैं, इनका भी बहुत ज्यादा इशू होता है। इन्वायरमेंट यहाँ पर एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है शेप करने में और डेवलप करने में सोसाइटी को। सो इस तरह से अर्बन पुअर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी अलग है कि सबसे ज्यादा तो फैसिलिटीज जो है वो नहीं मिल पाती, बाहर कहीं जो रहना पड़ता है, अपने खुद के घर नहीं होते हैं, और इसके साथ में जो फैमिलीज होती हैं साथ में उन्हें भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, छोटे मोटे काम करके जो है उनको गुजारा चल रहा होता है। सो ये भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, अर्बन पुअर्स के लिए फैसिलिटीज भी नहीं मिलती हैं। सो इन शॉर्ट अगर जो भी हमने पढ़ा है उसको सारा कुछ समराइज कर दें तो एनवायरनमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी को शेप करने में और सोसाइटी को डेवलप करने में। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा जो भी अभी तक हमने सारी चीजें देखी कि एनवायरनमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इन सभी का आपस में रिलेशनशिप जो है वो एक क्या चीज है, साथ साथ में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ में, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम कैसे सोशल प्रॉब्लम बन गई, मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या है, ग्लोबल कंसर्न क्या है, सब कुछ आपने पढ़ लिया। चैप्टर में हमने डिटेल में तो डिस्कस किया ही, साथ में हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में और अच्छे से इन चीजों को समझा, और फाइनली रिवीजन। सो अगर हम कंक्लूड करें तो कभी कभी एनवायरनमेंट जो है वो सोसाइटी को डोमिनेट करता है, कभी ह्यूमंस जो हैं वो एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करके उसे डोमिनेट करते हैं। एनवायरनमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये सब इन्हीं के कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि ह्यूमन कैसे जो है एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। सो इन शॉर्ट सोसाइटी एनवायरनमेंट को हार्म करती है, एनवायरनमेंट कभी कभी सोसाइटी को शेप करता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा नीड होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी पॉलिसीज की, जहां पर मतलब रियलिटी में यहाँ तो अभी हम पढ़ ही रहे हैं, बहुत सारी जगह पर जो है इसको मतलब प्रैक्टिस भी किया जाता है, बट फ्यूचर में ऐसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जब आज की जनरेशन ने इतना ज्यादा कुछ एक्सप्लॉयटेशन कर लिया है तो उनके लिए बचाना जरूरी है, उनके लिए जितना बचेगा उसमें से उन्हें अपनी नेक्स्ट के लिए भी बचाना है। सो बहुत सारी चीजें हैं, रिलेटेड हैं सब कुछ एनवायरनमेंट और सोसाइटी से। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा इस चैप्टर में पर्टिकुलरली। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, कोई भी चीज है, किसी भी चीज में कोई इशू है, सो सब कुछ कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, उन्हें रिकॉल करो, सारा कुछ रिवाइज करो अच्छे से, और मैं तो हुई आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, बट जाने से पहले एक जो बहुत ही जरूरी बात होती है वो हमें यहाँ पर करना जरूरी है, और वो क्या है कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करोगे। देखो यूट्यूब पर तो आपको सारे लेक्चर्स मिलते ही हैं, आपको प्ले स्टोर पे मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी मिल जाएगा, आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे सब जगह मैग्नेट ब्रेन्स मिल जाएगा। बट अगर वेबसाइट पर जाना है, वेबसाइट को एक्सेस करना है, सारे वीडियोस जो है अच्छे से पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज, क्लास वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज देखना है, तो क्या करना है, जस्ट गूगल पे जाओ, एंटर करो www.magnetbrains.com।
जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। ये आ गए सारे क्लासेस के सभी कोर्सेज की वीडियोस। लाइक क्लास जो है, क्लासेस तो है ही, साथ ही साथ में एनटीएससी, ओलंपियाड, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब जैसे मान लो आपको वन शॉट रिवीजन पढ़ना है, जो भी क्लास कोर्स पढ़ना है जस्ट उस पर क्लिक करो, वन शॉट रिवीजन पे क्लिक किया, ये आ गए सारे क्लासेस के जो है वन शॉट रिवीजन के वीडियोस। आप जिस भी क्लास में हो उसको आप चूज करोगे जैसे ही, तो आपको यहाँ पर जो है सारी क्लासेस के सब्जेक्ट जो है मतलब उसको चूज करोगे, सोशियोलॉजी को क्लिक करोगे तो ये सारे चैप्टर के वीडियोस आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, वन शॉट रिवीजन सबके आगे वॉच नाउ का बटन है, जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना है जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो, ये नहीं देखना कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। सो आई होप सारी चीजें अब अगर क्लियर हो गई हैं तो फटाफट से जो है वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।